आज जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी राहुल जी बार बार घूम घूम कर देश भर में बोलते हैं कि भाई जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, तो केंद्र में लंबे समय तक तो आप ही की सरकार थी ना। तो ये दर्शाता है कि जब ये लोग सत्ता में होते हैं तो इनकी भाषा बदल जाती है और विपक्ष में राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इनकी भाषा बदल जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने से ठीक पहले तक 10 साल लगातार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में इन लोगों की सरकार रही, उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने किया? इतनी बांटने की राजनीति करेंगे, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी क्षेत्रवाद के नाम पर। ये लोग सिर्फ बांट बांट कर अभी तक अपनी राजनीतिक लाभ ये लोग उठाते रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द एचडी न्यूज। देखिए, चिराग पासवान अपने पुराने कार्यालय जिसमें उनके पिताजी कभी बैठा करते थे, यानी कि लोजपा का वो कार्यालय जिसका चुनाव चिन्ह डाक बंगला हुआ करता था और जिसके मुखिया रामविलास पासवान हुआ करते थे, उस कार्यालय में चिराग पासवान वापसी कर चुके हैं। इससे पहले इस कार्यालय पर उनके चाचा पशुपति पारस का कब्जा था और वहां से वो अपनी पार्टी आरएलजेपी को चला रहे थे, लेकिन बीते दिनों वहां से आरएलजेपी को भवन निर्माण विभाग ने वो आवास छोड़ने को कहा और उसके बाद वो आवास चिराग पासवान को अलॉट कर दिया गया। अब चिराग पासवान के अलॉटमेंट के बाद चिराग पासवान कल इस आवास में गृह प्रवेश भी किए, जिसकी तस्वीरें आपने देखी। अब चिराग पासवान ने आज स्थापना दिवस मनाया है, लोजपा का 25वां स्थापना दिवस। स्थापना दिवस के अवसर पर चिराग पासवान ने बताया कि उनके पिता रामविलास पासवान का विजन था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जिसको लेकर वो लगातार आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अब चिराग पासवान ने एक बार फिर से बिहार की राजनीति को लेकर अपना बयान दिया। अपना बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि विपक्ष लगातार ये प्रलाप करता रहता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, आरक्षण जैसे कई सवालों के घेरे में कटघरे में सरकार को खड़ा करती है, लेकिन यही विपक्ष जब सरकार में होती है तब सवाल खड़ा नहीं करती। यही लोग जब विपक्ष में चले जाते हैं तो सवाल होने लगता है और जब सत्ता में आते हैं तो फिर इनके सवाल दफन हो जाते हैं। चिराग पासवान पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, कहीं पे अगर कुछ तकलीफें हैं, जो दिक्कत है, गठबंधन साथी होने के नाते हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार तक वो विषय हम लोग पहुंचाने का हम लोग कार्य करें। इसका कतई मतलब नहीं है कि हम लोग किसी का साथ दे रहे हैं या किसी का हम लोग समर्थन कर रहे हैं। बट हाँ, अगर कोई ऐसे विषय हैं जहाँ जिसकी वजह से जनता को परेशानी है, उसको सरकार तक पहुंचा कर कैसे उसका समाधान ढूंढा जा सके, इस भूमिका में जरूर लोक जनशक्ति पार्टी सदन चला और अपोजिशन लगातार आरक्षण और जाति आधारित गणना कराने का देश भर में मांग कर रहा है। आप लोग की भी रही है कि देश भर में होनी चाहिए। क्या लगता है कि अब आरक्षण का मुद्दा फिर से अपोजिशन उठा रहा है? ऑपोजिशन ने इस मुद्दे को हर स्वरूप में उठाने का प्रयास किया, कभी आरक्षण के दायरे को बढ़ाने को लेकर, कभी डराने को लेकर कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। इनकी राजनीति इसके आसपास घूमती रही है। तकलीफ तब होती है कि जब आप सत्ता में आते हैं तो आपके विषय, आपके मुद्दे बदल जाते हैं। उस वक्त इनके समर्थन वाली सरकार थी, क्यों नहीं बिहार को उस वक्त विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दिया गया? क्यों नहीं उस वक्त इन लोगों ने जातीय जनगणना करा ली? आज जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी राहुल जी बार बार घूम घूम कर देश भर में बोलते हैं कि भाई जातीय आधारित जनगणना होनी चाहिए, तो केंद्र में लंबे समय तक तो आप ही की सरकार थी ना। आजादी के बाद अगर सबसे ज्यादा समय तक कोई केंद्र सरकार का हिस्सा रहा है तो वो कांग्रेस की सरकार रही है। क्यों नहीं इन्होंने करवा लिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने से ठीक पहले तक 10 साल लगातार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में इन लोगों की सरकार रही, उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने किया? तो ये दर्शाता है कि जब ये लोग सत्ता में होते हैं तो इनकी भाषा बदल जाती है और विपक्ष में राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इनकी भाषा बदल जाती है। मेरी लड़ाई बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की है, जिसमें बिहारियों को एकजुट कर और जब तक हम लोग एक हैं, ये हम लोग की ताकत है। जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं एक हैं तो सेफ हैं। कितनी बांटने की राजनीति करेंगे, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी क्षेत्रवाद के नाम पर। ये लोग सिर्फ बांट बांट कर अभी तक अपनी राजनीतिक लाभ ये लोग उठाते रहे हैं। जनता के हितों की चिंता कभी करने का काम इन लोगों ने नहीं किया। ये एक और बांटने की राजनीति की सोच है जिसमें पुनः लाभ ये लोग सिर्फ अपना ही देखेंगे। हेमंत सोरेन आज ओथ ले रहे हैं, अकेले मुख्यमंत्री जो ओथ लेंगे, बाकी मंत्रियों का भी सूची नहीं दिया गया। मेरी तरफ से बधाई, शुभकामनाएं। प्रदर्शन उन्होंने अच्छा किया, बट हाँ, गठबंधन के साथ उनका प्रदर्शन था। कम से कम इतनी उम्मीद तो जरूर थी हम लोगों को कि घटक दलों से कम एक किसी ना किसी को साथ में लेते, बट अगर अकेले शपथ ले रहे हैं तो शुभकामनाएं। पूरे प्रदेश की यात्रा में निकलेगा
जहां अलग अलग जिलों में जाकर वहां पे प्रवास कर कर न सिर्फ संगठन की मजबूती को देखेगा बल्कि साथ ही संभावित प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया को भी हम लोग आरंभ कर देंगे। लक्ष्य 2025 में 200 से 25 ज्यादा सीटें जीतने का है और ये विश्वास हम लोग का उपचुनाव से आता है। उपचुनाव में जिस तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन एनडीए गठबंधन का रहा, 100% स्ट्राइक रेट यहाँ पे भी रहा। 4 सीटें हमारा गठबंधन लड़ा, 4 की 4 सीटें हम लोगों ने जीतने का काम किया। तो मैं मानता हूँ कि आगामी चुनाव परिणामों के बाद जो हम लोग का लक्ष्य है 225 से ज्यादा सीटें जीतने का, वो भी लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के साथ 25 के लिए मैं अपने तमाम कार्यकर्ताओं की भावना का जरूर सम्मान करता हूं, बट ये एनडीए ने पहले से ही तय कर लिया है कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए गठबंधन आगामी 2025 का चुनाव लड़ने जा रहा है। और मैं मानता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि अगले साल इस वक्त जब पुनः हम लोग पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे होंगे, तब तक मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके होंगे। चिराग जी तो फिर आपने किस प्रकार से चिराग पासवान विपक्ष के ऊपर हमलावर नजर आए और विपक्ष के निशाना साधते उन्होंने कहा कि विपक्ष बस केवल प्रलाप करती है और जब भी सत्ता में होती है तो कुछ भी नहीं करते और विपक्ष में जाने के बाद विशेष राज्य के दर्जे और आरक्षण जैसे कई मामलों पर आवाज उठाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द न्यूज के साथ। धन्यवाद।